ठीक है, चलिए चलिए बहरहाल चलिए दैट्स गुड कि हमारे जहन में सवालात आ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम चलता कैसे है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि चीज़ें फ्रंट पे बहुत आसान हो गई हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया है, लेकिन बैकग्राउंड में कर्नल वही सारी चीज़ें कर रहा होता है जो आप उसको ग्राफिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी फोल्डर से कोई फाइल उठाएं और किसी दूसरे फोल्डर में कॉपी कर दें। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन बैकग्राउंड में जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो वो फाइल उठा के कॉपी कर रहा होगा, तो कमांड लाइन चला रहा होगा। ठीक है, तो ये है Windows 95 is a consumer-oriented graphical user interface. कंज्यूमर-oriented क्यों है? असल में कंज्यूमर इसलिए है कि जब डॉस था और डॉस में कमांड याद रखनी पड़ती थी, और याद समझिए एक लर्नेड इंसान कंप्यूटर चला पाता था जिसको कॉपी की कमांड याद हो, डायरेक्टरी की कमांड याद हो, तो काफी लिटरेट होता था कंप्यूटर्स के बारे में। लेकिन फिर जब मैकिन्टॉश का कंप्यूटर था वो बहुत ही आसान था। ठीक है, तो फिर लोगों ने फिर डिमांड किया, कंज्यूमर्स ने, कि भाई जो IBM कंपैटिबल्स हैं, दो तरह के कंप्यूटर्स हैं ना, एक तो IBM कंपैटिबल है जो आजकल जिस पे विंडोज चलती है वो वाले कंप्यूटर है, और एक फैमिली है जिसको आप मैकिन्टॉश कहते हैं। ठीक है, अब एक और तीसरी फैमिली भी आ गई, लिनक्स बेस्ड डेस्कटॉप्स। पहले लिनक्स बेस्ड या यूबेंटू बेस्ड डेस्कटॉप नहीं हुआ करते थे। तो देयर आर 3 क्लासिफिकेशन। जब आप अगर अपने कंप्यूटर्स को देखें, एक तो वो है जो विंडोज यूज करते हैं, ठीक है ना, जो मेजॉरिटी है। दूसरा है मैकिन्टॉश, क्योंकि मैकिन्टॉश महंगा बहुत है इसलिए बहुत थोड़े से लोगों के पास है, लेकिन जिसको ग्राफिकल तस्वीरें बनानी है तो वो उसमें बहुत जबरदस्त है, वो विंडोज उसके करीब नहीं पहुंच सकती, वो जो टूल्स हैं मैकिन्टॉश के पास। इसी तरह से जो थर्ड डिवीजन है जो बहुत थोड़ी सी है, वो है यूबेंटू या लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वो वाले हैं जो ओपन सोर्स वाले कहलाते हैं। ठीक है ना, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि फिर यूजर ने, ये बात है 30 साल पुरानी, के फिर यूजर ने कहा कि भाई हमें भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए। तो फिर वो ग्राफिकल इंटरफेस पे काम हुआ 2 साल 4 साल, फिर वो बना, फिर वो मार्केट में आ गया विंडोज 3.0। ठीक है, तो कंज्यूमर की रिक्वेस्ट के ऊपर वो बनाया गया। ठीक है, तो ये तकरीबन इट वाज रिलीज्ड इन 1995। तो लेट 80s में विंडोज 3.0 शायद शुरू हुई होगी, मेरा अपना ये गेस है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट डेट में देख के आपको बता दूंगा। फिर 95 के बाद 98 आई थी, और फिर 99 में तकरीबन ME वर्जन आया था, मिलेनियम वर्जन, हम देखेंगे आगे। तो विंडोज वाज इंटीग्रेटेड क्यों थी? जो आपकी डॉस अलग थी, विंडोज अलग थी, तो उस प्रोडक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया। पता नहीं आपने कभी MS ऑफिस पे ही काम किया होगा, लेकिन MS ऑफिस पहले नहीं होता था। पहले वर्ड अलग होता था, एक्सेल अलग होता था, पावर पॉइंट अलग होता था, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर लेने पड़ते थे आपको। और वो सॉफ्टवेयर एक का टेक्स्ट दूसरे में कॉपी नहीं होता था, आपको दोबारा से लिखना पड़ता था। यानी अगर आपने कोई वर्ड फाइल बनाई है और आप चाहेंगे वही टेक्स्ट जो है वो पावर पॉइंट में कॉपी हो जाए, तो वो नहीं होता था। ये इंटीग्रेटेड नहीं थे, अलग अलग एप्लीकेशंस थी। ठीक है ना, तो फिर जब विंडोज आई तो फिर आप ये भी चला रहे हैं और वो भी चला रहे हैं, तो आप चाहते थे कॉपी हो जाए, लेकिन कॉपी नहीं होता। तो फिर विंडोज 3.0 3.1 में तो ऐसा नहीं था। फिर अगेन वो कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर वो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किए गए। फिर वो एक प्रोडक्ट आई, इसका नाम था MS ऑफिस। ठीक है, तो विंडोज नहीं होती है इसमें, 4 प्रोडक्ट होती हैं तकरीबन। ठीक है, तो ये है, तो प्रोडक्ट को इंटीग्रेट किया। तो ये क्या था, बहुत इम्प्रूवमेंट, इट फीचर्स सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ओवर दिस 3.1। 3.0 पहले आई थी, फिर 3.1 आई, उसके बाद विंडोज 95 आई। तो ये ईयर 95 के मिड में आई थी। ठीक है ना, 90s के मिड में आई थी, 1995 में अगस्त में तकरीबन। ठीक है, इसकी यूजर इंटरफेस बहुत अच्छी थी और सारा कुछ था, और थोड़ी सी स्टेबल थी। ठीक है, उसके बाद ये उसका था कि ये मेन स्क्रीन है विंडोज, बहुत ही, अगर आपको ये इसका ट्रेडमार्क था विंडोज, देख रहे हैं अभी 4 विंडोज थे, 4 कलर थे, और ये
ये बहुत ही इसकी जो टेक्स्ट थी और ये इस तरह से पूरा स्क्रीन था। और ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते थे तो बटन को ऑन करते थे, और जब ऑफ करना होता तो बटन को ऑफ कर देते। ये पहली दफा विंडोज 95 में हुआ था कि शट डाउन आप विंडोज के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग होता था क्योंकि हम लोग आदी नहीं थे, हमें तो मालूम था कि ऑन करना है और फिर बटन दबा के ऑफ करना है। हमारे लिए बहुत सरप्राइज होता था कि अच्छा ऑफ हो गया है, तो हम कहते, फिर लोग कहते हैं हाँ जी ऑफ हो गया, आपने शट डाउन कर दिया है। तो शट डाउन वाला जो बटन बहुत ही नॉर्मल है, अब आप शट डाउन करते हैं, स्लीप करते हैं, हाइबरनेशन में ले जाते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। पहले ऐसा नहीं था, तो आप शट डाउन करते थे और वो खुद ही बंद करवा देता था बटन को। समझ रहे हैं ना आप, मतलब वो एक सेंसर लगा हुआ था उसमें और वो उसको ऑफ कर देता था बटन को। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप बकायदा ऑफ करते थे कंप्यूटर को। ठीक है, तो बहुत ही हमारे लिए उसको अडॉप्ट करना, अब तो खैर अब हमें भी आदत हो गई है, लेकिन हमारे लिए था। ठीक है, तो शट डाउन करना और इसको यूज करना, ये सारे ऑप्शन आपने यूज किए होंगे। प्रिंट करना, पेंट पेंट बहुत ही क्रूड फॉर्म में होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी उस जमाने में। डायल अप नेटवर्किंग, इस जमाने में ऐसा नहीं होता था वाईफाई, आप एक फोन होता था उससे आप डायल करते थे मोडेम को और फिर सारी करते थे। तो बहरहाल ये सारी चीजें, ये गेम्स हुआ करते थे। क्लियर है यहाँ तक? ग्राफिक आप नजर आ रहा है कि पहले एक पूरी सी विंडो आ गई, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया, खाली स्क्रीन नजर आ रहा है, हर चीज पे विंडोज होने की जरूरत नहीं है। ये 95 थी, इसके दो वर्जन और आए थे। 95 के बाद 98 आया था और मिलेनियम एडिशन आया था, यानी 2000 के अंदर मिलेनियम एडिशन। और बहुत थोड़ा अरसे रहा, लेकिन उसके बाद ठीक है। तो 95 वो था जिसमें स्टार्ट और एंड का बटन, यानी स्टार्ट और शट ऑफ का बटन था उसमें। ठीक है ना, तो मिलेनियम इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया। पहले इतना अच्छा मल्टीमीडिया नहीं होता था, ग्राफिक्स इतनी अच्छी नहीं होती थी, तस्वीर इतनी अच्छी नहीं होती थी, वीडियोस बहुत ही खराब होती थी, लेकिन बाहर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो विंडोज 3.1, फिर उसके बाद 3.1, फिर उसके बाद 9 वाला सीरीज शुरू हुई, फिर वो उन्होंने 2000 ले आए थे। अच्छा चलिए, उसके पहले एक और भी काम हुआ था कि विंडोज का जो सॉफ्टवेयर था ना वो सिंगल यूजर और मल्टीपल टास्किंग होता था, कभी नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, तो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम से माइक्रोसॉफ्ट ने या बिल गेट्स ने शुरू किया था। लेकिन फिर जब हमने पढ़ा था कि आईसीटी का जो कोर्स पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर्स कनेक्ट होते गए, नेटवर्किंग होती गई। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर कोई ऐसा था ही नहीं जो कनेक्ट करे। ठीक है, तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नेटवर्किंग के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाई। तो एंटी नेटवर्किंग नहीं है, एक्चुअली न्यू टेक्नोलॉजी है, तो उसने एक्रोनिम है। तो 1993 में एक सॉफ्टवेयर बनाया विंडोज एंटी, जो प्रोसेसर इंडिपेंडेंट था और पहली दफा मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो चलता था। ठीक है ना, कंपेरेबल टू यूनिक्स। यूनिक्स क्या करता है, यूनिक्स बहुत सारे लोगों को एक्सेस देता है मशीन का। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था पहले। ठीक है, तो एंटी वाज फर्स्ट फुली बिल्ड 32 वर्जन माइक विंडोज। ठीक है, तो और ये सारे बाकी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कंज्यूमर ओरिएंटेड काउंटर पार्ट्स होते हैं ना, विंडोज 3.1, 9.x, ये 9.x का मतलब है 9.5, 9.8, जो भी वर्जन थे, 16 बिट हो या 32 बिट हो, इन सबको वो कंपैटिबल था उनसे। ठीक है, तो पहली दफा विंडोज ने, अच्छा इस पे भी जो एरर थे वो किसी मिलते जुलते ऑपरेटिंग सिस्टम में, डेक एक सिस्टम हुआ करता था जो जमाने में आउट ऑफ बिजनेस हो गया और खत्म हो गया। डेक एक कंपनी होती थी, इस तरह से आईबीएम होती है, इसी तरह से वीएमएस होती है, इसी तरह से सन सोलारिस थे, ये बड़ी बड़े जाइंट्स थे। तो आप सुनते हैं ना एचपी का कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट का कंप्यूटर, तो डेक डीईसी एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो बंद हो गई है। तो जो विंडोज एंटी आया तो तकरीबन जितने एरर थे वो सिमिलर होते थे डेक के ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये भी लोग कहते हैं कि डेक का खरीद लिया था इन्होंने जब वो बंद हो रही थी। आई डोंट नो, बहरहाल इसमें काफी मिलते जुलते इश्यूज थे। ठीक है, तो विंडोज एंटी एक पावरफुल सिस्टम था क्योंकि ठीक है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन 16 पे भी चल जाता था, वेरी स्टेबल। विंडोज एंटी वर्क स्टेशन, सिंगल यूजर वर्क स्टेशन भी आते थे,
और ये था एंटी सर्वर, ठीक है ना। तो ये दो तरह से चलता था। एक तो आपकी जो विंडोज थी, पुरानी विंडोज, वो हटा के विंडोज का वर्क स्टेशन लगा सकते थे, और नेटवर्किंग के लिए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंटी सर्वर आया करता था, ठीक है ना। तो दो वर्जन होते थे, एक आपके वर्क स्टेशन वाला सर्वर, अगर आपको याद हो लेक्चर के, एक सर्वर होता था और एक वर्क स्टेशन होता था। सर्वर वो होता था जो सर्विस देता है, बड़ा कंप्यूटर होता है, तो उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई और लगा होता है, ठीक है ना। खाली मशीन पावरफुल नहीं होती, एक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऐसा हो जो मल्टीपल लोगों को सर्व कर सके। ये हैं आप जो अकेले चला रहे हैं छोटा सा वर्क स्टेशन कंप्यूटर आपका, और उसको इससे एक्सेस करें, ठीक है। याद आ रहा है वर्क स्टेशन सर्वर जो हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था। तो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हो गए, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर वाला है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर वाला है, ठीक है। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है जी मेरी? सर क्लियर है। ठीक है। सर अब देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें क्लियर तो हो जाएंगी क्योंकि आसान है, लेकिन इनको जरा याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, एनटी क्या थी, विंडोज 3.0 क्या थी और कब आई, और उसके फीचर्स क्या थे। तो थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम में इसी तरह के सवाल आते आएंगे ना, और तो कोई मैथ्स का सवाल तो आएगा नहीं। ये सर ये पीपीटी में जी, पीपीटी में आएंगे ना? सवाल समझ में नहीं आ रहा आपका, पीपीटी में क्या मतलब? मे- मतलब मेरे ख्याल से पीपीटी से ही पढ़ना पड़ेगा ना हमें, या आउट ऑफ कोर्स आएगा कुछ? आउट ऑफ कोर्स नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो कहीं और से भी पढ़ सकते हैं ना। किताब सर ने दी थी, किताब पढ़ लीजिए। अच्छी आदत यह है कि किताब से, मतलब देखिए, अच्छी आदत क्या है, आदत ये होनी चाहिए कि सीखें। तो सर जो पढ़ा रहे हैं वो भी है इम्पोर्टेंट। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो सर से पूछेंगे, लेकिन किताब पढ़ लें, एडिशनल पढ़ लें, ये आदत डाल लीजिए, अभी से आदत डालिए। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि बाहर से मैं पूछूंगा, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन एग्जाम में पास होने वाली जो आदत है ना, उसको जहन से निकालिए, सीखने वाली आदत को डालिए कि भाई कुछ सर ने बताया, कुछ किताब से पढ़ लूं, कोई इंटरनेट से पढ़ लूं, तो मैं ज्यादा सीख जाऊंगा। बात समझ में आ रही है मेरी? ये है मेरी अप्रोच। यस सर। मैं सर एक बार एग्जाम आप बुक बता दे कौन सा था? मैं दिखा देता हूँ, मैं जो शुरू के पीपीटीज होंगी ना उसमें लिखा होगा, पीटर नॉर्टन की है कंप्यूटर्स, ठीक है ना, वो मैं सर भी आपने दिखा। अटेंडेंस ही ली। सॉरी सर, आपने? सर अटेंडेंस हो गई ना अटेंडेंस, दूसरी कितनी? क्लास। हो गए। दूसरी की ले लेता हूँ, चलिए दूसरी की ले लेता हूँ। मैंने देखी थी, बुक मिली नहीं सर, सर बुक नहीं मिली। चलिए मैं उसकी पुराना वर्जन आपको दे दूंगा पीडीएफ। चलिए दूसरी की अटेंडेंस ले लें भाई, लोग कह रहे हैं अटेंडेंस ले लें, चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं। कहाँ गई आपकी अटेंडेंस? चलिए जनाब, अटेंडेंस में जरा ये वीडियो रोक दो जरा, मैंने फिर रिज्यूम नहीं किया, आई एम सॉरी। चलिए, तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जी सर समझ में आ रही है। ठीक है। तो विंडोज एक्सपी फिर उन्होंने निकाली, एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, ये और कोई बात नहीं है कि ऐसे विंडोज जब 2000 निकाली तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस से सीखा और लोगों का एक्सपीरियंस से सीखा, तो फिर उन्होंने विंडोज को एक इम्प्रूव्ड वर्जन निकाला। तो उसका कोई नया नाम नहीं था सिवाय इसके कि एक्सपी, एक्सपी का मतलब है एक्सपीरियंस। अच्छा, एक्सपी जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग की है, तो एक्सपी एक एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी है। तो उस जमाने में नई नई एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी शुरू हुई थी। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि पेयर के अंदर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे जब मुझसे, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होती है, एजाइल क्या होती है, अगर मुझसे पढ़ी तो। बारह तो उस जमाने में एक्सपी एक वर्ड था, ये जिस जमाने में 2000 में ये निकल रही थी, तो उन्होंने एक्सपी लगा दिया विंडोज के साथ, और इसको बोल दिया कि जनाब ये एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो, तो ये उसकी बैकग्राउंड थी, कोई खास वो नहीं थी, ठीक है। तो डिफरेंट लुक थी। जिनको शौक हो वो थोड़ा सा स्क्रीन पे जाके देख लें पुरानी विंडोज को और उसको, तो आपको फील होगा कि बहुत डिफरेंट हो गई थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा फैंसी, ठीक है विंडोज।
उसके डिफरेंट वर्जन्स थे, ठीक है। और इसमें जो बेहतरीन बात थी वो डिजिटल मल्टीमीडिया। पहले याद है हम जब आईसीटी का कोर्स पढ़े थे, टेक्स्ट हुआ करता था और वॉइस और ग्राफिक्स नहीं होते थे, तो अभी सारी चीजें इसमें आना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। यूट्यूब आना शुरू हो गया था लेट 90s में, तो यूट्यूब की चीजें दिखाना करना, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आज से पहले मतलब पुराने 20 साल पहले कम्युनिकेशन टेलीफोन के थ्रू हुआ करती थी, नहीं तो मोडेम के थ्रू होने लगी। कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन फिर जब नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग आई, नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग क्या है कि जैसे टेक्स्ट है आपका, वो पैकेट में जाता है, तो फिर आप वॉइस को भी पैकेट में भेज सकते हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग थी। तो जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये पैकेट में ही जा रही है, ठीक है ना। तो या कोई वीडियो है वो भी पैकेट में जा रही है, तो वो पैकेट स्विचिंग जब अच्छी हो गई तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई, ठीक है। आप अमेरिका में बैठ के व्हाट्सएप कर लेते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन हो गई, यानी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका पैकेट, ये जो मैं कुछ कह रहा हूँ आपके कान तक कैसे आ रहा है, सर कुछ कह रहे हैं, ये कंप्यूटर में जा रहा है और इसके पैकेट बन रहे हैं और ये नेट के थ्रू आपके पास पहुंच रहा है और आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं माइक के थ्रू, इस तरह से आवाज आ रही है। इसको कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग। तो ये सारी चीजें बहुत इस जमाने में होना शुरू हो गई। 2000 में कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो गई, चीजें, तस्वीरें और ये सारी चीजें, ठीक है। मोबाइल कंप्यूटिंग बिकम ए प्रायोरिटी। उससे पहले मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत महंगे हुआ करते थे और फोन के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर मोबाइल के ऊपर बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गई। आप देखते हैं ना, आप इंटरनेट, आप मेल देख लेते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके मोबाइल के ऊपर होते हैं। तो ये 2000 यानी पिछले जो 15 साल हैं इसमें बहुत इम्प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये लिखा हुआ एक्सपी पढ़ लीजिए, इस तरह का डब्बा, एक्सपी इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसके डिफरेंट वर्जन आते थे, ठीक है, एक्सपी के। होम डेस्कटॉप के लिए अलग वर्जन है, बिजनेस के लिए ज्यादा फीचर्स हैं, नोटबुक के लिए डिफरेंट फीचर हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने सेल करने के लिए, यानी आप सस्ती प्रोडक्ट ले लें, मतलब असल में कुछ नहीं होता है। जब ये माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जरा अगर किसी ने बिजनेस लेना है तो बिजनेस के पास पैसे ज्यादा होंगे तो वो $200 दे दे, अगर आपके पास पैसे कम है तो आप $150 दे दें। तो होम पे कुछ चीजें निकाल दी उन्होंने और आपका सस्ता ले ले, इस तरह से था, इनकी प्राइसिंग इस तरह से होती है। तो विंडो एक्सपी इज सक्सेसर फॉर बोथ विंडोज प्रोफेशनल एंड विंडोज एमई। एमई इज एक्चुअली, ये बात हो रही है मिलेनियम की, यानी 2000 जब आया था तो 2000 में बहुत सारे काम हुए थे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो थे वो, क्योंकि पिछली सेंचुरी में लिखे गए थे, तो कभी सोचा ही नहीं था कि सेंचुरी भी चेंज होगी। आप समझ रहे हैं, यानी 1999 नहीं लिखा जाता था, 99 लिखा जाता था खाली। तो लेकिन जब वो नेक्स्ट सेंचुरी आई तो बहुत सारे चैलेंज वो वाले भी आए थे हमारे पास, सेंचुरी चेंज करने वाले। तो डेट पहले कभी 4 डिजिट में, जो ईयर था वो 4 डिजिट में नहीं हुआ करता था, हमेशा 2 डिजिट में। लेकिन 2000 से पहले पहले 99 में ये एक बड़ा चैलेंज था। तो मिलेनियम वाला ईयर या ईयर 2000 कहलाता है वो। ठीक है। तो विंडोज एक्सपी वाज फर्स्ट रिलीज इन अक्टूबर 2001। तो ये 2000 से बहुत चेंज हो गई, चीजें हो गई। फिर एक और इन्होंने वर्जन निकाला विस्टा के नाम से। होता क्या है कि जब आप कोई चीज बनाते हैं और पुरानी चीज अगर ना आप छोड़ें तो वही नया सॉफ्टवेयर आप पुराने पीसी पे लगा लेंगे। तो इन्होंने क्या किया फिर, एक जमाने में रिसोर्स हंगरी सिस्टम बनाना शुरू किया। जब आप विंडोज लगाएंगे तो इस पुराने सिस्टम पे नहीं चलेगी जनाब, में रैम बढ़ानी पड़ेगी, इसमें प्रोसेसर बढ़ाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने किस तरह से डिजाइन किया कि विंडोज नया लेंगे तो हार्डवेयर भी नया लेना पड़ेगा। तो जो 4 साल पुराना था वो अब नहीं चलेगा, जो 10 साल पुराना है वो नहीं चलेगा, तो हार्डवेयर भी अपग्रेड खरीदें, वरना तो फिर ये, तो इन सारों की अंडरस्टैंडिंग होती है हार्डवेयर कंपनी की भी और सॉफ्टवेयर की भी।
तो विंडोज कोई नया वर्जन जब निकालता था तो पहले वैसे ही दे देता था सॉफ्टवेयर वालों को, हार्डवेयर वालों को, कि भाई लगाओ, और OEM वर्जन हुआ करता था। OEM वर्जन का मतलब मशीन बेस्ड। तो ये सारे इनकी आपस की थी, ठीक है। तो नया नया वर्जन बनाना, हार्डवेयर बेचना, ये भी एक काम था। तो विंडोज XP, विंडोज विस्टा, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा ये था कि सिक्योरिटी एनहांस की गई थी। सिस्टम जो था वो बहुत ही इनसिक्योर था, और GUI बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन GUI से ज्यादा सिक्योरिटी बहुत इशू थी कि जी लूप होल्स हैं इसके अंदर, सिस्टम में लोग इंट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो विस्टा डाला गया, विस्टा के अंदर सिक्योरिटी को एनहांस किया गया, ठीक है। लेकिन फिर जब सिस्टम को एनहांस किया गया तो फिर आपको ये वाले सिस्टम पे नहीं चलेगा, आपको हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स या रिसोर्स हंग्री कह लें, ठीक है। तो रैम बढ़ानी पड़ेगी, या प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा, या नया PC खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस पे नहीं चलेगा, ग्राफिक कार्ड डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब आपको बहुत ट्रांसपेरेंट नजर आती है, लेकिन पिछले जमाने में कि आपको खाली सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर भी खरीदना पड़ेगा। तो एक जमाने में हार्डवेयर बहुत महंगा होता था, अब ये कि हार्डवेयर रिलेटिवली सस्ता है, सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, उल्टा होता जा रहा है क्योंकि इसमें एफर्ट लगती है, ठीक है। ये है जो लोग वाकई में नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं, या जिनको इंटरेस्ट है, तो उनको यूनिक्स पढ़ना चाहिए। यूनिक्स एक वाकई मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इस पे लोगों ने मेहनत की थी। तो यूनिक्स इज द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। तो बेल लेबोरेटरीज में बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट लोगों ने बैठ के बनाया कि एक लैब से दूसरे लैब कैसे कनेक्ट होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाज मल्टीसिस प्रोजेक्ट, एक 1969 में किया था। इसका काम क्या था कि टाइम शेयरिंग सिस्टम जो अलाउ करेंगे मल्टीपल यूजर्स टू साइमल्टेनियसली एक्सेस मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। यानी जिस तरह से आपने, अगर याद हो आपको, कि इंटरनेट कैसे था कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सकें, तो फिर इसी तरह से ये भी एक प्रोजेक्ट था मिड 16, या ये वही जमाना था इंटरनेट वाला जो शुरू हो रहा है कि जी हम एक कंप्यूटर को शेयर कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अगर ये वाला आदमी एक्सेस कर रहा है तो ये वाले को रोक दें, ये वाला आदमी एक्सेस कर, तो मल्टी यूजर वाला को कैसे होगा, कनेक्टिविटी कैसे होगी, एक्सेस कैसे होगा, तार बिछाए जाएंगे तो तार कैसे कनेक्ट होंगे, फिर वो कैसे एक्सेस करेगा। पहले तो केबल के ही थ्रू होता था ना, तो दूर दूर तक, यानी एक कैंपस दूसरे कैंपस से कैसे कनेक्ट होगा, पहले उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बनाया इसलिए गया था कि मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, ठीक है। विंडोज इसके लिए बनाया नहीं गया था, विंडोज ने अडॉप्ट किया बाद में, ठीक है। ठीक है, Unix provide multitasking where each user can execute many processor at the same time. It was the first operating system that was written in high level language. High level का मतलब है C language में, ठीक है ना। तो मैंने भी अपना कैरियर जब शुरू किया था तो यूनिक्स से ही शुरू किया था, पाकिस्तान के अंदर PIA में और शेरिटन में हमने यूनिक्स के सिस्टम लगाए थे, ठीक है। तो C लैंग्वेज हमारे जमाने में नहीं होती थी, हमने पैस्कल पढ़ी थी, और फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट दी तो फिर वो पैस्कल को हमने सीख लिया। तो पैस्कल C से मिलती जुलती थी। आज भी जो जावा है वो C से या पैस्कल से मिलती जुलती है। तो एक्चुअली लॉजिक अगर आपको स्ट्रांग हो तो कोई भी सिंटैक्स आप जल्दी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज भी C बहुत पावरफुल है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहें, खैर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप लोगों को एज ए CS स्टूडेंट समझना चाहिए कि मशीन से कैसे बात होती है और क्या होती है। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हम देखेंगे कि लिनक्स एक आदमी ने कैसे बना दिया, एक आदमी ने लिनक्स कैसे बना दिया, हम थोड़ा सा देखेंगे। यूनिक्स रन्स ऑन ऑल कंप्यूटर्स टाइप 32 हो या 64 बिट हो, अब वेरी स्टेबल एंड फास्ट, ठीक है ना। ये बहुत जबरदस्त जैसे रिसर्चर्स ने बनाया था, सारे PhDs बैठ के 4-5 साल उन्होंने बैठ के। तो यूनिक्स हैज बिल्ट इन नेटवर्किंग फंक्शंस, बनाया इसीलिए गया था, ठीक है ना, बिल्ट इन नेटवर्किंग फंक्शन। माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में जब कंज्यूमर ने कहा कि भाई कनेक्टिविटी होगी तो फिर उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन यूनिक्स तो बना ही नेटवर्किंग के लिए था।
यूनिक्स का कंपटीशन जो था, जब एक चीज बनती है पॉपुलर होती है तो दूसरी कंपनी उसको बनाती है। तो सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी थी, उसने भी ऐसे ही सिस्टम बनाया 90s में, और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यूनिक्स नहीं था, उसको कहा सन ऑपरेटिंग सिस्टम। वो बाद में सोलारिस हो गया, ठीक है। तो सन ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि उसका नाम सन था माइक्रो सिस्टम। बहुत ही जबरदस्त सिस्टम हुआ करते थे और बहुत महंगे हुआ करते थे, ठीक है। सोलारिस हो गया, फिर उसको ऑरिकल ने खरीद लिया 2010 में, 10 साल पहले। तो अब वो ऑरिकल सोलारिस कहलाता है, ठीक है। तो ऑरिकल सोलारिस, और ये स्पार्क टाइप के सिस्टम जहाँ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन होती है वहां बहुत ज्यादा। तो इंटरनेट में जो बड़े बड़े मशीन क्रिटिकल सिस्टम लगे हुए हैं, या तो यूनिक्स होंगे या सन सोलारिस होंगे या ओरेकल सोलारिस कहेंगे अब आप, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब है बहुत जबरदस्त सिस्टम बने हैं। तभी आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी, आपको पता चला ना माइक्रोसॉफ्ट तो सिंगल यूजर से मल्टी यूजर में कूदा है, और सिस्टम उसके पास मल्टी यूजर नहीं थी। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बनाया है मल्टी यूजर है, तो इनके सिस्टम बहुत पावरफुल है, बहुत स्टेबल है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास इतना पैसा है कि वो इनमें से किसी को खरीद ले, लेकिन बहरहाल ये वो लोग हैं जो जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो सन सोलारिस और यूनिक्स वगैरह, ये दे आर वेरी मिशन क्रिटिकल सिस्टम। ये इसकी लुक लाइक है, यानी विंडोज यूनिक्स की अगर आपको ब्लैक स्क्रीन नजर आता था तो ये वाइट, तो ये सोलारिस, ठीक है। तो ये उसी तरह से ये डायरेक्टरी देख रहे हैं सारी नीचे, तो लुक तकरीबन वैसी है, ठीक है ना। डीबग करना है, ट्रैक करना है कॉल को, ये सारी चीजें करनी है इस तरह से। तो सोलारिस, ये सोलारिस पहले सन ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, फिर वो सोलारिस वेरी सुन हो गया, फिर उसके बाद ओरेकल सोलारिस हो गया, ठीक है। लिनक्स, नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने लिनक्स का, फ्री और इनएक्सपेंसिव वर्जन ऑफ यूनिक्स, ठीक है। तो वेरी स्टेबल एंड फास्ट, मोस्ट फेवर आर ओपन सोर्स, ठीक है। विंडोज एक्सी GUI, कमांड लाइन इंटरफेस। अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स इसका नाम कैसे पड़ा। और भी देख रहे हैं, एक आदमी है, ये फिनिश यानी फिनलैंड का एक आदमी है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट था, और लाइनस टॉर्वाल्ड्स इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुज क्रिएटेड एंड प्रिंसिपल, जो इसका जो कर्नल है ना लिनक्स का, वो इसने बनाया था। शुरू इसने किसी और नाम से किया था, फिर लोगों को इसने फ्री दिया, और फिर एक आदमी ने अपने इंटरेस्ट की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसको फ्री कर दिया। तो began work on a non-commercial replacement for mini Unix, यानी यूनिक्स का मिनी, समझ रहे हैं, ये मिला है मिनिमम यूनिक्स, तो मिनिक्स इसका नाम था। तो जो अच्छा बनाया इसने, फिर लोगों से कहा कि भाई इसको यूज करो, और लोगों ने यूज किया और बताया इसमें ये गलती है, ये गलती है। तो इसने जो गलतियां बताई वो इम्प्रूव कर ली, और फिर उसका नाम है और उसको फ्री रख दिया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बस, तो यहाँ से कहानी शुरू हुई थी। तो लाइनस, ये एक्चुअली लिनक्स नहीं है, एक्चुअली लाइनक्स कहते हैं इसको। लाइनक्स, अब मुझे याद आ गया, लाइनक्स कहते हैं क्योंकि लाइनस इसका नाम है। और ये वही है जो गिट हब का नाम सुना है, तो गिट वर्जन कंट्रोल का एक सॉफ्टवेयर है, वो भी लाइनस ने ऑल्सो क्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये गिट, अगर आपने नाम सुना हो गिट, गिट हब तो एक दूसरा वर्जन है, लेकिन गिट जो बनाया था। तो अब देख रहे हैं एक आदमी ये सब काम कर सकता है, उसका शौक था, उसने बनाया, फिर लोगों को दिया था, वो पूरी दुनिया उस पर चलती है। तो ये यूनिक्स का मिनी वर्जन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यूनिक्स का मिनी वर्जन। तो अगर आपने ऐसे ही, जैसे आपको अगर मर्सिडीज नहीं खरीदनी है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप छोटी गाड़ी भी खरीद सकते थे। ये वो वाली चीज थी कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को यूनिक्स की जरूरत नहीं थी, तो उसने कहा यूनिक्स की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया जाए। तो वो सारे फीचर जो उसमें है वो बनाया उसने, सी के अंदर लिखता गया, लोगों को दिखाया, फिर कम्युनिटी बन गई 2-4 सालों में, ठीक है। तो पढ़िएगा लाइनक्स वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा, ये नाम मैं भेज दूंगा तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। सर जी सर। सर यूनिक्स भी तो वो ओपन सोर्स है ना मेरे ख्याल से। यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, यूनिक्स ओन करती है कंपनी, बेल लेबोरेटरीज ओन करती है, ओपन सोर्स नहीं। अच्छा ओपन सोर्स सर। मतलब फ्री, लाइसेंस का मतलब है आपको लेना होगा तो पैसे देने होंगे। यूनिक्स पैसे दे के मिलती है आपको, लाइनक्स में पैसे नहीं देने अच्छा पड़ते, ये ओपन सोर्स है।
बात समझ में आ रही है? सही सही। मल्टी यूजर हैं दोनों, दोनों पावरफुल हैं, लेकिन और अगर इसमें यूनिक्स